हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आइए अब हम समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लॉ है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या समझाता है हमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें समझाता है कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करें, ठीक है, it explains the behavior of total output when on a fixed factors a variable factor is employed। ठीक है, वो क्या समझाता है? ये जो दिस इज सी अंडरस्टैंड, ये लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, ये सब जगह एप्लीकेबल है, स्पेशली प्रोडक्शन यूनिट में, जिसमें हमें लॉ में ये समझना होता है कि जब बहुत सारे फिक्स्ड फैक्टर्स पे एक अकेला वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये सारे चीज़ें एक लॉ के थ्रू समझाया गया है, लॉ के मीडियम से समझाया गया है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो द वेरिएशन इन आउटपुट दैट इज टोटल प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द वेरिएशन इन आउटपुट मतलब आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है because of applying different quantity of variable factor, that is labor, on the given quantity of final and fixed factors are summed up in the form of law known as law of variable proportion। ये हम आगे भी प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा इस चीज़ को समझा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल मतलब टोटल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर होता है। So the law of variable proportion states that as more and more units of variable factors are applied to the given quantity of fixed factor, जब फिक्स फैक्टर पे ज़्यादा लेबर अप्लाई करते हैं, total product will initially increase at an increasing rate, then will increase at a diminishing rate, and eventually will begin to fall. This entire law is divided into 3 stages: the stage of increasing return, stage of diminishing return, and stage of negative return। ये सारा जो लॉ है, ये लॉ हमें ये समझाता है कि आउटपुट का मतलब टोटल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर होगा जब फिक्स्ड फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किया जाए। और बिहेवियर क्या होगा? वी नो दैट फर्स्ट द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड देन विल इवेंचुअली बिगिन टू फॉल। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारा आपको लिखना है इंक्लूडिंग दी स्टेजेस। ठीक है, अब हम इस लॉ को करने से पहले हम पहले एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल को समझते हैं कि ये टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में सम भी आए, समझ में आ जाए। सपोज 100 acres ऑफ लैंड प्लस मशीनरी। आप पूरे चैप्टर में यही वाला टेबल याद रखिएगा जब इसमें लेबर काम करे। तो मेरा टीपी, एपी एंड एमपी, और लास्ट में हम स्टेजेस लिख देते हैं, हाउ विल इट बिहेव। ठीक है, अब हम ये टेबल याद कैसे रखेंगे? आपको सिर्फ एपी याद रखना है। एपी 8, 9, 10, 12, 13, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। हम एपी याद रखेंगे। एपी 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 के बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, 8, 9, 10, सिर्फ 11 मिसिंग है। 8, 9, 10, 12, 13, 13 से रिवर्स होता है, एकदम एक एक करके आगे बढ़ता है, एक एक करके नीचे होता है, सिर्फ 11 मिसिंग है। 8, 9, 10, 12, 13, देन 13 से रिवर्सल चालू, 13 अगेन, 12, 11, 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर एपी याद रखोगे, अगर एग्जाम में ऐसा सम भी आ गया कि ये एपी आपको दिया है, अब एपी से आप टीपी कैसे निकालोगे? एपी इंटू एल इज टीपी। 8, 9 2 is 18, 10 3 is 30, 12 4 is 48, then 13 5 is 65, then 78 and 84, 88, 90, 90, 88 and 84। ठीक है, और एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी इज चेंज इन टीपी 8, 10,
12, 18, 13, सॉरी 10, 12, 18, फिर क्या आएगा 65 माइनस 48 इज, जस्ट वेट, 65 माइनस 48, 65 माइनस 48 इज, सॉरी 17, ये 17, देन 78 माइनस 65 इज 13, देन 13 के बाद 6, 4, 2, 0, -2 एंड -4। तो देखो बहुत सिंपल है ये। AP आपको सिर्फ याद रखना है, 8, 9, 10, 11 मिसिंग है, 12, 13, 13, देन वापस AP से आप TP निकाल लोगे, TP से आप MP निकाल लोगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, ये मेरा सेकेंड स्टेज है और ये मेरा थर्ड स्टेज है। अब एक एक स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स और थर्ड स्टेज को कहते हैं हम स्टेज ऑफ स्टेज ऑफ, सेकेंड स्टेज इज स्टेज ऑफ diminishing return and third stage is stage of negative returns। ये तीनों स्टेज हम कर लिए। अब देखो, तो हमने एक चीज़ फॉलो किया, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, फर्स्ट द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन अ पॉइंट कम्स व्हेन इट बिगिंस टू फॉल। तो अब जो है हम तीनों स्टेज को समझते हैं। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब देखो बहुत लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स को वो समझ लेते हैं कि हम टोटल प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं कि जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा तब तक स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, जो कि गलत है। फर्स्ट स्टेज में हमको टोटल प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। फर्स्ट स्टेज में हम किसको देखते हैं, हम AP को देखते हैं। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है, बिजनेस में रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब होता है इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेज इज अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज को हम कैसे समझते हैं, फर्स्ट स्टेज इज अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब इंक्रीजिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब तक बढ़ता है, अभी हमने जब प्रीवियस वीडियो में AP और TP और MP किया था तो हमने बताया था कि जब तक AP बढ़ेगा तब तक आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। टिल द टाइम AP राइजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ऑल्सो राइजेस। ठीक है, टिल द टाइम AP राइजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ऑल्सो राइजेस। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज में हमें TP नहीं देखना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जब तक TP इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है तब तक हमारा स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। अरे भाई TP इंक्रीजिंग रेट में बढ़े ना बढ़े हमको उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कब तक बढ़ेगा, जब तक AP बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड, कंटिन्यूज टिल द टाइम AP इज राइजिंग एंड विल कम टू एन एंड वेयर AP इज मैक्सिमम। देखो AP मैक्सिमम कहाँ हुआ, 13 में, एंड इक्वल टू MP। तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज कंटिन्यूज टिल द टाइम AP rises, first stage comes to an end when AP is maximum and equal to MP। जब AP मैक्सिमम पहुंच गया मतलब फर्स्ट स्टेज खत्म होना है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब तक AP बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। AP मैक्सिमम हो गया, जो मैक्सिमम के बाद गिरना चालू करेगा, प्रॉफिट गिरना होगा, चालू कर देगा, तब हम इंक्रीजिंग रिटर्न में नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेज कंटिन्यूज टिल द टाइम AP rises and first stage comes to an end when AP is maximum and equal to MP। तो फर्स्ट स्टेज कब तक चलता है, जब तक AP बढ़ता है। खत्म कब होता है, when AP is maximum and equal to MP। अब फर्स्ट स्टेज में दो चीजें समझनी है। पहला, देखो अगर हम इस लॉजिक से चलते कि जब तक TP बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे तब तक स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न रहेगा। एक्चुअली वो वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब TP जब तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। गलत। अगर ये लॉजिक पकड़ते तो 4 के बाद मेरा फोर्थ में फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता। कैसे खत्म हो जाता, क्योंकि मेरा TP इंक्रीजिंग रेट में कहाँ तक बढ़ा है, 4th तक बढ़ा है। मेरा TP इंक्रीजिंग रेट में कहाँ तक बढ़ा, 4th तक बढ़ा है। ठीक है, तो वो लॉजिक नहीं है।
इवन देखो फोर्थ के बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। अब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है। ये मार्जिनल और टोटल का मैंने आपको रिलेशन समझाया था जब हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे। उसकी वीडियो में मैंने मार्जिनल और टोटल का एक ब्रॉड रिलेशन समझाया। क्या रिलेशन है टोटल और मार्जिनल का? व्हेन टोटल इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल राइजेस, व्हेन टोटल इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल फॉल्स। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो मैंने टोटल और मार्जिनल का जो रिलेशन समझाया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पर मैंने सारा कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ समझें कि अगर हम ये सोचते कि टीपी तब तक फर्स्ट स्टेज तब तक ऑपरेट करेगा जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, तो हम फोर्थ में फर्स्ट स्टेज खत्म कर देते, बिकॉज फोर्थ के बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्थ के बाद टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, लेकिन हमें टीपी देखना ही नहीं, हमें क्या देखना? एपी कहाँ तक ऑपरेट किया, कब तक बढ़ा? 6th यूनिट तक। 6th यूनिट तक एपी मैक्सिमम हो गया। तो फर्स्ट स्टेज एंड्स वेयर एपी इज मैक्सिमम। बट अगेन मैं वही कह रहा था कि फर्स्ट स्टेज में एक चीज़ ध्यान देना, फोर्थ तक टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा है, फोर्थ के बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा है, लेकिन फर्स्ट स्टेज 4th से 6th तक भी ऑपरेट हुआ है। तो ये जो पॉइंट है जहां से टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना चालू हुआ, मतलब फोर्थ के बाद, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट बियॉन्ड विच टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, एंड एमपी बिगिंस टू फॉल। देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज। जिस भी पॉइंट से चीजें चेंज हो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां से क्या, देखो फोर्थ तक एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली, टीपी वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहां से यहां टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा, एपी भी बढ़ा और एमपी भी बढ़ रहा था। फोर्थ के बाद स्टोरी चेंज्ड। क्या चेंज हुआ स्टोरी में? टीपी स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। जैसे टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना चालू हुआ, एमपी गिरना चालू कर दिया। जैसे टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना चालू किया, एमपी गिरना चालू कर दिया। और एमपी जब गिरना चालू कर दिया तो देखो दोनों में चेंजेस आ गए ना। टीपी भी अब डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, एमपी भी गिरना चालू कर दिया, एपी भी अपने टॉप के आसपास है। तो जब टीपी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना चालू करता है जिस पॉइंट से, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज को दो तरीके से समझो। पहला, फर्स्ट स्टेज इज अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मींस इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑपरेट्स टिल द टाइम एपी इज राइजिंग, फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एपी इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू एमपी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में एक चीज और मेंशन करना है कि फर्स्ट स्टेज में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है जब टीपी बिगिंस टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर। अब हम सेकेंड स्टेज में आ रहे हैं, तो पहले हम फर्स्ट स्टेज एक बार क्या है उसको पढ़ भी लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये लॉ समझ में आ गया, हम अजम्पशंस इसके बाद में पढ़ेंगे। ये टेबल हमने अभी किया है, सेम टेबल मैंने बनाया है, मैंने इसलिए बना के दिखा दिया सो दैट आपको ये टेबल देख करके बनाना आ जाए। वैसे तो ये टेबल बहुत नीट एंड क्लीन है, बनाना आ जाए आपको। ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं स्टेज 1 में क्या लिखा है। मैं डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा। ये डायग्राम तो पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट किया है, अगले वीडियो में ना मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा खाली, कि डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका। तो डायग्राम जो है एक बार आप बनाना, ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम को पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में जो है हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल ये डायग्राम एक एक पॉइंट को लेकर प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेज क्या है। दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इन दिस स्टेज ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब इस स्टेज में हर लेबर, जो एडिशनल लेबर आ रहा है, कंबाइंड विद अ फिक्स्ड फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में ज़्यादा ऐड होता है, मतलब इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इन दिस स्टेज इनिशियली अप टू पॉइंट M1, that is, this is the point of inflection, TP increases at an increasing rate, AP rises and MP also rises beyond point M। ये जो M है, ये जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 4th यूनिट ऑफ लेबर के बाद पॉइंट M कहाँ आ रहा है, 4th यूनिट ऑफ लेबर के बाद TP begins to increase at a diminishing rate, AP continues to rise and MP begins to fall। मतलब 4th के बाद क्या हो रहा है, TP डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना चालू हो रहा है, MP गिरना चालू हो रहा है, AP बट कंटिन्यू बढ़ रहा है। AP कब तक बढ़ता है, 6 तक। Since beyond point M,
TP begins to increase at diminishing rate, the TP curve changes slope and becomes flatter. ये भी मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगा. Therefore, the point M is denoted as the point of inflection. Point of inflection क्या है? Point M जो है point of inflection है. This stage comes to an at point K on 6th unit of variable factor where AP becomes maximum and equal to MP. ये stage कहाँ खत्म होता है? Where AP is maximum and equal to MP. ठीक है, हमारा M पॉइंट जो है ये 4th यूनिट ऑफ लेबर डिनोट कर रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट बियॉन्ड विच TP बिगिंस टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट बिफोर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वॉज रीच्ड. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले क्या था? TP इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, AP एंड MP बोथ राइजेस. The stage of increasing returns operates till the time AP rises but not till the time TP increases at an increasing rate. यहाँ क्लियर लिखा है कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न फर्स्ट स्टेज कब तक ऑपरेट होता है? जब तक AP बढ़ता है, नॉट टिल द टाइम TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. इट इज सो बिकॉज राइजिंग AP इज एन इंडिकेटर ऑफ राइजिंग प्रॉफिट. तो फर्स्ट स्टेज में TP को तो देखना ही मत. फर्स्ट स्टेज में आप किसको देखोगे? फर्स्ट स्टेज में आप AP को देखोगे. जैसे जैसे AP बढ़ता जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑपरेट करेगा, AP जब मैक्सिमम होगा फर्स्ट स्टेज ऑपरेट करना बंद कर देगा. दो चीज़ें याद रखनी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है और फर्स्ट स्टेज खत्म कहाँ होता है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेज पे. सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. अब देखिए स्टेज, अब मैं ना इसमें करता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो. अच्छा, सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. दिस इज अ स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. इसमें अपने को लॉस नहीं होता है. इट्स अ स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग प्रॉफिट. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में प्रॉफिट बम्पर हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेज में लॉस नहीं हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है. देखिए कोई भी बिजनेस का रूल है, जब भी हम कोई बिजनेस में किसी भी सेक्टर में बिजनेस करते हैं तो इनिशियली अगर हमारा प्रोडक्ट नया हो तो बहुत प्रॉफिट मिलता है. बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट में जब कंपटीशन आ जाती है मार्केट में तो हमें प्रॉफिट थोड़ा कम मिलना चालू हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिजनेस को बंद कर देते हैं. याद रखिएगा बिजनेस भी सेकंड स्टेज में ही ऑपरेट, हर बिजनेस सेकंड स्टेज में ऑपरेट होता है, वो भी हम समझेंगे. बट अभी सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज बिगिंस आफ्टर द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द मोमेंट AP बिगिंस टू फॉल वी एंटर इनटू द सेकंड स्टेज. अब सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में किसको देखा? AP. सेकंड स्टेज में हम TP से ट्रैक करेंगे कि सेकंड स्टेज कहाँ खत्म होगा. सेकंड स्टेज में हम AP से ट्रैक नहीं कर सकते कि सेकंड स्टेज कहाँ खत्म होगा, बिकॉज सेकंड स्टेज में AP जो है अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है. देखो फर्स्ट स्टेज में AP ने अपना जैसी पैटर्न चेंज किया, बढ़ते बढ़ते जैसी गिरना चालू किया, वी कॉट कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज खत्म होता है. सेकंड स्टेज में हम AP से पकड़ नहीं पाएंगे बिकॉज AP अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है सेकंड स्टेज में. ये 12 से 11, 10, 9, तो इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पैटर्न. एंड सिंस इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पैटर्न, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि AP से हम सेकंड स्टेज कहाँ खत्म होगा पकड़ नहीं पाएंगे. हमें TP देखना है. अब सेकंड स्टेज में देखो, एडिशनल लेबर के आने से TP तो बढ़ रहा है. हम सेकेंड स्टेज देखेंगे. सेकेंड स्टेज एंड्स वेयर TP इज मैक्सिमम. सेकेंड स्टेज एंड्स वेयर TP इज मैक्सिमम एंड MP इज जीरो. वी नो रिलेशनशिप जो है TP MP का, क्या रिलेशनशिप है? डैट TP व्हेन TP इज मैक्सिमम MP इज जीरो. ठीक है, व्हेन TP इज मैक्सिमम MP इज जीरो. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज एंड्स वेयर TP इज मैक्सिमम. देखो सेकेंड स्टेज में हमें प्रॉफिट कम होना चालू हो जाता है. अब हमें ध्यान ये रखना है सेकेंड स्टेज में कि लॉस में हम ना जाए. प्रॉफिट भले कम हो रहा है कोई बात नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए. और सेकेंड स्टेज में इसी चीज़ का ध्यान देना. और कैसे हम पकड़ेंगे लॉस हो रहा है कि नहीं? सेकेंड स्टेज में जैसे ही TP मैक्सिमम हो जाए, 9th यूनिट ऑफ लेबर TP इज 90, 10th यूनिट ऑफ लेबर TP इज 90, मतलब अब TP नहीं बढ़ेगा. मतलब 10वां लेबर जो काम कर रहा है उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो मतलब कंट्रीब्यूशन जीरो. ये 10th लेबर जब आउटपुट को मैक्स बढ़ा नहीं पाया, हम समझ गए कि सेकंड स्टेज खत्म हो गया. बिकॉज इसके बाद जो है वो आउटपुट गिरना चालू होगा. बिकॉज वी नो द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट बिकम्स मैक्सिमम एंड देन बिगिंस टू फॉल. ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेज में एंड्स वेयर TP इज मैक्सिमम, बिकॉज इसके बाद हमें पता हमें लॉस होगा. रादर 10th लेबर ही लॉस देके जा रहा है बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है. लेकिन 10th लेबर जो काम करेगा उसको सैलरी तो चाहिए. तो 10th लेबर जो सैलरी लेके जा रहा है वो बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए लेके जा रहा है. तो सेकेंड स्टेज एंड्स वेयर TP इज मैक्सिमम एंड MP इज जीरो. तो फर्स्ट स्टेज में हम AP से ट्रैक करते हैं, सेकेंड स्टेज हम
टीपी से ट्रैक करेंगे। सेकंड स्टेज हम एपी से क्यों नहीं ट्रैक करते? बिकॉज एपी अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है, कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो टीपी से समझ में आता है कि टीपी मैक्सिमम हो गया, इसके बाद भैया लॉस होगा, तो यहीं पे सेकंड स्टेज रोक देते हैं। तो सेकंड स्टेज कहाँ खत्म होता है? वेयर टीपी इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू 0। एंड थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ मेकिंग लॉसेस। रेड से लिखता हूँ, लॉस डिनोट्स, रेड डिनोट्स लॉस। सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ मेकिंग, थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ मेकिंग लॉसेस। थर्ड स्टेज में टीपी starts falling, MP becomes negative। MP नेगेटिव मतलब कंट्रीब्यूशन वो आदमी का नेगेटिव में हो रहा है, लॉस करवा रहा है। MP क्या बताता था? हर एक इंडिविजुअल लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है ना? जब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है मतलब आउटपुट को गिरा के जा रहा है, तो लॉस हो रहा है ना। आके वो आउटपुट भी गिरा रहा है, और उसको हम सैलरी भी दे रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में तो हम किसी हाल में पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में। सेकेंड स्टेज के बारे में क्या लिखा है? This stage is known as stage of diminishing return. In this stage, each additional unit of variable factor combined with fixed factor adds lesser and lesser to total output. Total output first stage में more and more add हो रहा था, total product was increasing at an increasing rate. Second stage में total product is increasing at a diminishing rate. TP in this stage increases but at a diminishing rate. AP and MP falls. इस stage में AP और MP दोनों गिर रहे हैं, ये सब points याद रखिएगा। द स्टेज बिगिंस विद एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पॉइंट के जो डायग्राम में वो 7th यूनिट डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो अभी पॉइंट्स के एम लिखा वो डायग्राम के हिसाब से लिखे हैं, वो आप रिलेट कर लेना अपने नोट्स से, ठीक है। दिस टीपी इन दिस स्टेज कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट एन डिमिनिशिंग रेट। टीपी यहाँ पे बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। एपी बिगिंस टू फॉल एंड एमपी कंटिन्यूज टू फॉल। दिस स्टेज कम्स टू एन एंड कहाँ? 10th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर वेयर टीपी इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू 0। और थर्ड स्टेज कहाँ होता है? स्टेज 3। स्टेज 3 इज नेगेटिव रिटर्न। ये तो हम यहाँ आएंगे नहीं, बट याद रखना दो स्टेज के दो नाम होते हैं। इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस और द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। तो ये जो है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है, कैसे हैं, कैसे फर्स्ट स्टेज क्या है, कब खत्म होता है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ negative return. First stage ends where AP is maximum and equal to MP. Second stage ends where TP is maximum and MP is 0. And third stage when TP begins to fall, MP becomes negative. थर्ड स्टेज में हम पहुंचेंगे नहीं, हम सेकंड स्टेज तक ही बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगले वीडियो में हम इसके डायग्राम को कैसे बनाना है वो सीखेंगे, सो दैट एग्जाम में आप पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करके अपना टाइम ना वेस्ट करें। डायग्राम बनाने का अगर लॉजिक आपको पता है तो डायग्राम आराम से बन जाएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।